गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो इसी क्रम में हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ बेटा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज भी हमारी क्लास चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके महिला एवं बाल विकास का कॉन्सेप्ट वाला क्लास भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे वीडियो मेरे चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ पर से हम एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। वो नया चीज़ ये है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसमें क्या होगा कि भारत का जो सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और हिंदी व्याकरण का जो जीके है, यहाँ से 10-10 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। टोटल 30 प्रश्न का हमारा सीरीज चलेगा। धीरे धीरे क्या करेंगे अपन, इन सब्जेक्ट की संख्या और प्रश्न की संख्या इसको भी बढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी 30-30 प्रश्न का कलेक्शन लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, और अगर जो प्रश्न आपका नहीं आता है तो उसको फटाफट आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यह जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बेटा। तो ये है आपका 1,35,191 किलो वर्ग मीटर, या फिर स्क्वायर किलोमीटर, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में ही बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीज़ें क्या हमारी क्लियर हो गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है हमारा, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पाना बरस की पहाड़ी से हमारी जो शिवनाथ नदी है वो निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर मैं करंट की बात कर लूँ तो करंट में जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा है वो 4 जिलों से होकर के गुजरती है। पहले क्या था, यह कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरता था, कोरिया, सूरजपुर और बलराम। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन करंट को अगर मैं अपडेट करूं तो यहाँ पर जो आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील है ना, यह जिला भी ऐड हो चुका है। तो अब कर्क रेखा इससे भी होकर के गुजरेगी। मतलब वर्तमान में जो कर्क रेखा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। तो यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, छत्तीसगढ़ का जो बगीचा है वो आपके पंडरा पार्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पंडरा पार्ट को कहा जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर पंडरा पार्ट को ही छत्तीसगढ़ का बगीचा क्यों कहा जाता है। ये यूनिक सा प्रश्न है, स्टार मार्क के साथ नोट डाउन कर लेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो बगीचा है वो आपके पंडरा पार्ट को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है पंडरा पार्ट को, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो सबसे पहली बात तो ये पंडरा प्रदेश है या पंडरा पाठ है, ये आपके जसपुर जिले में आता है ना। राजपुरी जलप्रपात पड़ता है यहीं पर। खुर्जा पहाड़ी से आपकी इब नदी निकलती है और वहीं बखौना पहाड़ी से आपकी कन्हार नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पर बात आया है कि छत्तीसगढ़ का बगीचा क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि ये वाला जो पंडरा पाठ है, यहाँ चाय और इलायची का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी वजह से जो पंडरा पाठ है उसको छत्तीसगढ़ के बगीचा के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। अब पर पूर्वी जिला से प्रश्न आया है। मतलब इसका आंसर लेने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये मान करके चल रही हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं सारे फ्रेशर हैं, है ना। तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजों को समझाते हुए चलूंगी। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दिशा। ऊपर वाला हिस्सा को हम उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं और इसको पश्चिम कहते हैं। अब बोल रहा है पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला की बात कर ले तो यहाँ पर बेटा आपका जसपुर बसता है। ठीक है, और ये सबसे किनारे में है। तो वहीं पर अगर उत्तरी जिला बोल देगा तो सबसे उत्तरी में आपका बलरामपुर हो जाएगा। और अगर दक्षिणा पूछ देता है तो दक्षिण में सबसे दक्षिण में आपका सुकमा हो जाता है। और वहीं अगर पश्चिम पूछ देता है तो सबसे पश्चिम में आपका बीजापुर हो जाता है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पूर्व में आपका जसपुर पड़ता है, इसीलिए जसपुर जो है हमारा सबसे पूर्वी जिला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला बोल रहा है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला। अभी मैंने आपको बताया अगर दक्षिण की बात कर ले तो सबसे लास्ट में हमारा जो सुकमा है वह पड़ता है, और सुकमा ही आपके आंध्र प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर में हम राजनांदगांव लें या फिर क्या लें, बीजापुर लें। तो ध्यान रखना है जो बीजापुर है वो सबसे छोर पर स्थित है, इसी वजह से छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर को माना जाता है। और बता दें कि जो बीजापुर है वो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत पड़ता है। चीजें क्लियर। आगे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे ऊपर में आपका बलरामपुर ही स्थित है। देखो एक लाइन से अगर हम पढ़ने की बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बलरामपुर वाला जिला है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, इसी वजह से इसको सबसे उत्तर का जिले के नाम से हम जानते हैं। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बलरामपुर के बारे में एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसकी जो सीमा है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ मिलकर के बनी हुई है। सबसे ज्यादा राज्य मतलब सॉरी
सबसे ज्यादा राज्य मतलब आपके 3 राज्यों के साथ ही अपनी सीमा रेखा बनाती है। चीजें क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको सीजी ज्योग्राफी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तब भी आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप जाकर के देखेंगे चैनल में तो आपको पता चलेगा कि सीजी ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से और एकदम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बार जाके विजिट जरूर से करें आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा को सबसे कम छूने वाले जिला का क्या नाम है? तो यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्यों बताऊं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी गलत करके आते हैं। तो इसी वजह से सीजी ज्योग्राफी का सबसे पहला क्लास है जो मेरा कॉन्सेप्ट वाइज, उसमें मैंने मैप के माध्यम से कौन कौन से जिले किसको किसको टच करते हैं यही चीज बताया हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक बार आप विजिट जरूर से करें। अब देखिए अंतर्राज्यीय सीमा को सबसे कम छूने वाला जिला कौन सा है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका धमतरी। धमतरी एक ऐसा जिला है जो दूसरे राज्यों के साथ बहुत ही कम सीमा बनाती है। आगे क्या आपने को समझ में? आगे बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? अब यहाँ पर बोला है उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी का मतलब क्या होता है? ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, मतलब यहाँ पर की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है? तो इसके ऑप्शन से आपके रिहन का मैदान है। यहाँ पर कौन सा मैदान होगा सोच करके बताओ। कन्हार का मैदान है, सरगुजा का मैदान है और एक आपका कोरबा का मैदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कन्हार का मैदान स्थित है। मैंने आपको बताया उत्तर पूर्व मतलब कन्हार का मैदान, कन्हार नदी, ये दोनों आपके बलरामपुर जिले से रिलेटेड है, इसीलिए उत्तर पूर्व में आपका कन्हार का मैदान स्थित होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि सरगुजा भी आपको लगेगा कि उत्तर पूर्व में तो सरगुजा का मैदान भी आ सकता है, कोरबा तो आएगा नहीं, ये तो इस बिरादरी से ही बाहर है ना। लेकिन रिहन, कन्हार और सरगुजा इसके मैदान में फ्रेशर बच्चे जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस आपको एक बात ध्यान रखना है बेटा, उत्तर पूर्वी की बात जब भी आएगी तो आपको कन्हार याद रखना है, ठीक है। तो कन्हार का मैदान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करेंगे इंडियन जीके का, मतलब हिंदी से आपके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हिंदी की बात नहीं होगी ना, मैंने बोला इंडिया जीके। इंडिया जीके मतलब आप इसके अंतर्गत पॉलिटी भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं। देखिए मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 356, 235, 352 और 75। तो आपने ध्यान रखना है जो सी 352 है यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको ऐसे याद रखिए कि हमारे देश के मंत्रिमंडल में ना टोटल 52 मंत्री हैं, ऐसे करके याद रखो। हमारे देश के जो मंत्रिमंडल है उसमें टोटल कितनी मंत्रियों को रखा गया है? तो 52 मंत्रियों को रखा गया है। और 52 से आपको याद हो जाएगा 352। चीजें क्लियर हो गई क्या? ट्रिक बनाकर चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके लॉन्ग टाइम आपके माइंड में ये स्टोर होकर के रहेगा, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 352। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदाता की आयु, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? पहले आप सभी को पता है कि वोट देने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष के बच्चों को था, लेकिन अब 18 वर्ष के बच्चे वोट दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था बेटा। संविधान में संशोधन किया गया था, मतलब संशोधन क्यों किया जाता है? तो जब भी किसी नियम में परिवर्तन करना होता है तब उसको हम संविधान संशोधन कहते हैं। पहले तो एक चीज क्लियर कर लो आप कि संशोधन का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल आपने क्या बनाया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, 6 बजे तक पढ़ूंगी, 8 बजे तक मैं जिम जाऊंगी, उसके बाद फिर वहां से आऊंगी, नाश्ता करूंगी, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठूंगी। ये आपके पहले दिन का टाइम टेबल था। दूसरे दिन आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि नहीं यार 6 बजे तो नहीं उठा जा रहा मेरे से, तो मैं काम करती हूँ कि मैं 7 बजे उठूंगी। तो ये जो आपने परिवर्तन किया ना, इसे ही हम संविधान की भाषा में संशोधन कहते हैं। ये चीज अपनी क्या क्लियर हो गई है? अब देखो जो प्रश्न में बोला है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए। और कौन से नंबर का था ये? तो ये 1989 में किया गया था बेटा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष के बच्चों को दिया गया। इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 61वां संविधान संशोधन किया गया। कितना किया गया? 61वां संविधान संशोधन किया गया। याद रहेगा कि आपको, और कब किया गया था? तो ये 1989 में किया गया था। तो ये भी आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं। जैसे 61 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 7, और 7 के बाद आपका 8 आ जाता है, और 8 से आप 18 याद रख सकते हैं। तो ऐसे करके भी देखो ट्रिक है ना, वो अपने अकॉर्डिंग ही आप बनाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। तो 61 कैसे याद रहता है? तो 18 वर्ष याद रखना है। तो 18 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें से अगर 8 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो 7 आ जाता है, और 6 में 1 जोड़ दूं तब भी 7 आ जाता है। मतलब 61 का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके 7 से होना चाहिए, क्योंकि 7 से ही आपका 18 वर्ष रिलेट हो जाता है। तो 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। देखो जहां जहां पर जनरल वायसराय पूछा जाता है, ठीक है, कौन कौन था, यहाँ से रिलेटेड कुछ वायसराय हैं जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए। गवर्नर जनरल के बारे में याद रखना चाहिए, बहुत सारे हुए हैं लेकिन सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना। जिन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था उसके लिए मैं एक ट्रिकी वीडियो लेकर के आऊंगी जहां पर आपको चीजें समझ आ जाएगी। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात कर लें तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपको याद रहना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पर आया था, तो इन्हीं के टाइम पर आया था, ठीक है, 1773 की अगर मैं बात करूं तो। या फिर यहीं पर से एक प्रश्न बन जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, या फिर बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय हैं, गवर्नर जनरल है, जिसके बारे में मैं एक लिस्ट आपके सामने रख दूंगी और कौन कौन इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है। मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करना, लेकिन जहां पर करना है वहां पर जिद तोड़ करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर से प्रश्न दिख रहा है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो याद रखना है बेटा, सबसे पहले बंगाल में गवर्नर बने, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल बने, उसके बाद फिर आपके वायसराय बने थे। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। चीजें क्या याद हो गई हैं हमारी? भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। चीजें याद रखनी है आपको, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल की श्रेणी में आएंगे, वेलीजेली भी आपके गवर्नर जनरल की श्रेणी में आएंगे, लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय थे, ये आपको याद रखना है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, देखो अभी यही प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बन करके आए हैं? तो गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर बोल रहा है, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो था आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंग। याद है क्या चीजें? तो याद रखनी पड़ेंगी। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत देश के नाम। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लेना है कि वॉरेन हेस्टिंग पहले नंबर पर था, कि लॉर्ड कैनिंग था, या वेलीजेली था। तो जो सबसे पहले नंबर पर थे वही आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसी वजह से बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को जाना जाता है, यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भारत देश का नाम, भारतवर्ष का पुराना जिक्र किस पुस्तक में किया गया? मतलब भारत देश के नाम, भारतवर्ष के सबसे पहले, सीधा सीधा अगर मैं शब्दों में बोलूं तो जो भारत शब्द है इसका जिक्र सबसे पहले कौन से पुस्तक में किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपका। तो यहाँ पर से मैक्सिमम बच्चे अपने दिमाग यूज करेंगे और ऋग्वेद को आंसर लेंगे, यह सोच करके कि ऋग्वेद तो सबसे पुराना पुस्तक है, मतलब ऑब्वियस ही बात है इसी में सबसे पहले भारत का प्रयोग होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद नहीं है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, है ना, स्टार मार्क लगा लेंगे इसको। तो भारत देश का नाम भारतवर्ष सबसे पहले अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में हुआ था। अब यहाँ से एक और प्रश्न याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो यह पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे देश का भारत का नाम सबसे पुराना जिक्र पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, देखो यहाँ पर डिटेलिंग में भी बताया गया है, ठीक। अब देखिए पीठ आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? पीठ आवास की बात हो रही है। पीठ आवास मतलब इसको दूसरे शब्दों में आप गर्त आवास भी बोल सकते हैं। गर्त आवास मतलब जमीन के अंदर में जब गड्ढा करके अपना घर बनाया जाता है ना, उसे ही आपका पीठ आवास या फिर गर्त आवास कहा जाता है। तो जहां भी गर्त आवास की बात है तो आपको सीधा सीधा कश्मीर जाना है और कश्मीर से एक नाम को पकड़ करके लाना है, वो है बुर्जहोम और गुफक्कर, ठीक है, या फिर गुफा कराल, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो गर्त आवाज बोल दे या फिर पीठ आवाज बोल दे, दोनों का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए, बी ही है, ठीक है, बुर्जहोम और गुफा कराल, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन देवी देवता ऋग्वेद काल से संबंधित थे? अब देखो यहाँ पर बोल रहा है सीधे सीधे प्रश्न में कि निम्न में से कौन से देवी देवता हैं जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि पुरंदर इंद्रदेव को कहा जाता था और इनकी सबसे ज्यादा चर्चा आपको ऋग्वेद में ही मिलती है ना। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, तो इसीलिए यह उपाधि इंद्रदेव को दी गई थी। वरुण हो गया, सावित्री हो गया, उषा हो गया, ये सारे के सारे ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन में कुछ भी हो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा कुछ और देवता भी हैं, देखते हैं इनके बारे में। जैसे इंद्रदेव हो गए जिसको पुरंदर कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। वरुण हो गए, पुरंदर हो गए, उषा, सावित्री, अश्विन, मारुत आदि प्रमुख देवी देवता थे जिसको ऋग्वेद में पूजा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन साहित्य का वर्णन किस युग के समय को कहा जाता है? गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग बोल रहे हैं ना, तो किसका काल था जिसके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो यह प्रश्न आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये हो जाएगा बी, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, इन्हीं के टाइम को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल। कब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको हम कह रहे हैं, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इनके टाइम पर क्या थे? 9 रत्न रखे गए थे, जिसमें कालिदास ये सभी लोग इसके 9 रत्न में शामिल थे। तो क्योंकि 9 रत्नों का एक कलेक्शन इनके पास था, इसी वजह से बेहतर कार्य कर सकते थे अपने प्रशासन को मजबूती देने के लिए। दैट्स व्हाई गुप्तकालीन साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई?
आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया था। यह भी बढ़िया प्रश्न है कि भारत में आखिर प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया था। देखो शुरू से ही हमारे पास सेना रही है, लेकिन सेना रहने का दो प्रकार का होता है, एक तो स्थायी सेना होता है हमारे पास और एक होता है अस्थायी सेना। अस्थायी सेना का मतलब ये होता है कि जब भी युद्ध हो रहा है उस टाइम पर तत्काल प्रभाव से क्या किया जाता है, जो किसान है, जो मजदूर है, इन सबको सैनिक के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है और जैसे ही युद्ध खत्म होते हैं वो फिर से जाकर के अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो इसको हम अस्थायी सेना कहते हैं। स्थायी सेना का मतलब होता है कि तुम कोई और काम नहीं करोगे, तुम एक ही काम करोगे और वो काम रहेगा जिंदगी भर तुमको सेना के रूप में काम करना है। तो इसी की बात हो रही है कि भारत में प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया था। तो भारत की बात हो रही है, तो भारत में प्रथम सैन्य शासन यवनों ने स्टार्ट किया था बेटा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने शुरू किया था? यवनों ने शुरू किया था। किसने किया था? यवनों ने। याद रहेगा कि आपको शक नहीं लेना, कुषाण नहीं लेना, पठान नहीं लेना। किसने किया था? तो यवनों ने स्टार्ट किया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वैदिक काल में आख्यानी किस देवी थी, किसकी देवी थी? तो क्या बोला जा रहा है? वैदिक काल में आख्यानी। अब देखो इसी को आख्यानी बोल देगा या फिर दूसरे शब्द में इसी को अरण्यक भी बोल देगा, अरण्यक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वैदिक काल में जो आख्यानी की देवी है यह वन की देवी थी। अरण्यक देवी भी इसी को कहा जाता है और अरण्यक, अरण्य यह हिंदी का शब्द वन से मिलकर के बना हुआ है, आपने ध्यान रखना है। तो जो आख्यानी देवी है वो कहाँ की देवी थी? वह वन की देवी थी। चीजें क्लियर? आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी से प्रश्न बनता है ना। जीके का क्वेश्चन हो गया। जीके का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहा। फर्स्ट सेट है इसलिए थोड़े से हल्के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, लेकिन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है ना। लेकिन आगे क्या होगा, इतने ही आसान प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी चीज़ें टफ होती जाएंगी जैसे हमारा सेट आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, आगे देखें। हिंदी सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो हिंदी सामान्य ज्ञान में आपको याद रखना है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो कल ही जो मैंने हिंदी का क्लास लिया उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्णों का जो समूह होता है उसे ही आपका वर्णमाला कहते हैं। अब यहीं पर से मैं बोल दूं कि वर्ण किसको कहते हैं, तब आप क्या बोलोगे? तो हमारे मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे ही बेटा वर्ण कहा जाता है। अब आप कुछ बात करेंगे तो मुख से कुछ ना कुछ शब्द तो निकलेगा ना, तो वही जो है वर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह जो ध्वनि है ना वो सार्थक होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बकरे के जैसे चिल्ला रहे और तुम बोलोगे कि ये वर्ण है। वर्ण नहीं, जो भी मुंह से तुम्हारे छोटी सी छोटी ध्वनि निकल रही है लेकिन यह सार्थक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों का जो समूह है इसे आप क्या कहते हो? वर्णमाला के नाम से जानते हो। ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, छत्रज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो मैंने आपको बताया था व्यंजनों के प्रकार के बारे में। तो व्यंजन कितने प्रकार का होता है? तो व्यंजन के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आपका स्पर्शी व्यंजन आ जाता है। ठीक है, एक होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन हो गया। इसी क्रम में एक होता है आपका उष्मीय व्यंजन हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आपका द्विगुणित व्यंजन हो गया और एक पांचवा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि संयुक्त स्वर भी होता है और संयुक्त व्यंजन भी होता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन में छत्रज्ञ हो जाता है। तो जो छ है, जो त्र है और जो ज्ञ है, और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम श्र कहते हैं। ये चारों आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। याद रहेगा क्या हमको? तो कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? तो जो संयुक्त व्यंजन है इनकी संख्या 4 होती है। नीचे के जो 4 हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं किसको है? तो जो दो व्यंजनों के सहयोग से मिलकर बनता है उसे ही हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप जाकर के चैनल में विजिट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए पुस्तक कौन सा शब्द है। अब यहाँ पर 4 चीजें हमारे सामने, या तो ये तद्भव होगा, या तत्सम होगा, या देशज होगा, या विदेशज होगा। देशज शब्द हम किसको कहते हैं? तो देशज शब्द के बारे में आपको बता दूं, ऐसा शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष से जन्मा हुआ है। जैसे कि हम बाजा बजाते हैं, तो बाजा बजाने के लिए हम एक नॉर्मल सा शब्द छत्तीसगढ़ ही बोल दो, या अपने क्षेत्रीय विशेष में हम क्या बोलते हैं? देख तो ढमाढम बाजा बजा रहा है। अभी ढमाढम क्या होता है भाई? इसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है, कोई पुस्तक विशेष में या किसी ग्रंथ विशेष में या किसी काव्य ग्रंथ में नहीं किया गया है इसका विशेष। ये हमारे अपने मुख की भाषा है जो अपने आप कुछ भी निकल जाता है। डमरू बजा रहा है तो डमरू कैसे बजा रहा है? डम डम बजा रहा है। या कोई नाच रहा है तो कैसे बोलोगे? कैसे नाच रहा है? छम छम नाच रहा है। तो ये छम छम कहाँ से आया? ये किसी आपके ग्रंथ से नहीं आया है, कोई पुस्तक से नहीं आया है, नहीं कोई शब्दकोश से आया है। ये हमारे क्षेत्रीय विशेष में बोले जाने वाली भाषा है। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है बेटा? देशज कहा जाता है। जैसे घोड़ा कैसे हिन हिनाता है या घोड़ा कैसे चिल्लाता है, तो हम बोलेंगे हिन 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 हिनाता है। तो ये क्या हो गया? तो यह भी आपका देशज हो गया, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। आया क्या समझ में? चले, तो अब बोल रहे हैं पुस्तक कौन सा शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है जो पुस्तक है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम शब्द किसको कहते हैं बेटा? जो संस्कृत के जैसे लगे, सुनने में जो संस्कृत के जैसे लगे उसे ही हम तत्सम शब्द कहते
हैं और वही जो हिंदी के जैसे लगे उसको हम तद्भव कहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोलने में संस्कृत जैसा लग रहा है या हिंदी जैसा लग रहा है। तो आपको ध्यान रखना है जो पुस्तक है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। डिटेलिंग क्लास के लिए प्लीज विजिट करें आप लोग। मैं आपके लिए बनाती हूँ और बिल्कुल फ्री में क्लासेस बनाती हूँ, ताकि हर बच्चा, गरीब से बच्चा जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाए मेरा वीडियोस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना ज़्यादा आप शेयर करें ताकि गरीब से गरीब बच्चे तक भी यह जो मेरा वीडियो है वो पहुंच सके और उसको पता चल सके कि हाँ भाई इस चैनल में हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। रिक्वेस्ट है जरूर से शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके, जो कि मेरा इंटेंशन है ये चैनल को बनाने का, ठीक है। फ्री में इसीलिए ही मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ठीक। अब बताओ, ये प्रश्न आपके सामने है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो देखकर ही हमको समझ आ रहा है यह जातिवाचक संज्ञा है। देखो हर किसी की अपनी एक जाति होती है, जैसे कि मैं किसी लड़का को दे दी, लड़का कैसा है तो लड़का कैसा संज्ञा है, तो लड़का ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लड़कों की अपनी जाति होती है, लड़की की अपनी जाति होती है, महिलाओं की अपनी जाति होती है, पुरुषों की अपनी जाति होती है, पक्षियों की अपनी जाति होती है, पर्वतों की अपनी जाति होती है, वैसे ही फूलों की भी अपनी जाति होती है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, मैं में कौन सा पुरुष है? क्या पूछा जा रहा है बेटा? मैं में कौन सा पुरुष है ये आपको बताना है। तो मैंने ये ट्रिक से बहुत अच्छे से समझाया था कि जो मनुष्य है वो सबसे उत्तम, सबसे अच्छा किसको समझता है? तो जो मनुष्य है, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा अच्छा अपने आप को समझता है। तो यह एक ट्रिक था जो मैंने आपको समझाया था। तो मनुष्य जब सबसे उत्तम अपने आप को समझता है तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं वाले जितने भी शब्द हैं, मैं, मेरा, मुझको, यह आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैं में कौन सा पुरुष है बेटा? तो यह आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई हैं? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अ है, उ है, ए है, पर ज आपका व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? अब पश्च स्वर और अग्र स्वर क्या होता है ये देखने के लिए आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास एक बार जरूर से विजिट करें। देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पश्च स्वर कौन सा है? तो जो आ है, कौन सा है? जो आ है, आ दिख रहा है ना आपको, आ आम का, यह आपका पश्च स्वर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो घोष, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, इसी में प्राण और अल्प प्राण, महाप्राण, ये भी देखेंगे आप। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। त आपका घोष नहीं है, अघोष की श्रेणी में इसको रखा जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? देखो अभी मैंने इसका जिक्र किया था, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपको पढ़ना होता है। छोटा सांस जहां पर यूज हो वो अल्प प्राण है, लंबा सांस जहां यूज हो वो महाप्राण है। तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। त आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। त ये क्या है? आपका अल्प प्राण है। आगे बात कर लें, सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो देखो इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्यों? क्योंकि सदाचार पूछ दिया तो कुछ बच्चे सद धन आचार कर दोगे, ठीक है, और कुछ बच्चे सत धन आचार कर दोगे। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी सदाचार पूछे तो हमेशा आपको सत धन आचार ही लेना है, या फिर सदाचरण पूछे तब भी आपको शत ही लेना है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सत धन आचार, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाने वाला है? ए हो जाने वाला है। इस प्रकार से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की क्वालिटी और समझाने का तरीका दोनों ही आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन समझ आता है तो लाइक कमेंट जरूर से करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप शेयर करें, ताकि मेरा जो चैनल है जिसमें सभी प्रकार के एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जाती है, यह जो बात है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनके लिए थोड़ा सा हेल्प का काम ये कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ सीरीज के साथ, मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। फिलहाल सेट जब शुरू हो चुका है तो सेट तो हमारा कंटिन्यू चलने ही वाला है। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।